Hello students, good morning all. Good morning. Good morning, sir. Good morning guys. Good morning. Good morning. So students, आज हाँ exercise 1 का पूरा बाकी था. Yes, let's start from there. Yes, हाँ हम वो कौन सा था वाला which one we were doing yesterday? Yes, 31st and 32nd, I think. and 31st and 41st. 31st में hollow sphere is filled with water. It is hung by a long thread. As the water flows out of the hole, frequency of oscillation बताना है. So 31st how will you do? 31st के लिए 31st, okay. Sir, will you be covering up theory after 9 o'clock today? Theory ठीक है. उसके बाद मतलब we can, you want to do that one damped oscillations क्या? ये वाला लेकिन Sir, I doubt you. okay okay Yes, ठीक sir. है. Could you please take doubts today because after 9 I have doctor's appointment, sir. Okay ठीक है. Okay ठीक है. 31 में जो है see this is ये ऐसा thread और ये ऐसा है ना. Initially center of mass तो यहाँ पे है. ठीक है. फिर as the water drains out, center of mass का position change होगा and final position of the center of mass when it is empty तो वापस यहीं पे आ जाएगा. तो final position of the center of mass will be at this position. So जयशंकर आज पूरा हाँ डाउट्स ही बोल रहे लोग. हाँ विल डू डाउट्स. ओके हाँ. सो जो है देखो यहाँ पे आ गया. सो दैट मींस जैसे से पहले वाटर ड्रेन आउट हो रहा था तो सेंटर ऑफ मास जो है इनिशियल यहाँ पर है और फाइनली यहीं पर है. सो सेंटर ऑफ मास का क्या हुआ होगा पोजिशन थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर आया होगा. सो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी. और देखते हैं तो L यहाँ से जो मेजर होता है. सो व्हाट हैज L happened, पहले L इंक्रीज किया फिर then L decreased. So L first increased and then decreased. तो time period 2 pi square root of L by G से क्या आएगा फिर यहाँ पर? Oh, we want to find frequency. So frequency. Sir, can you explain this once again? Like, I didn't get Yes, it. जैसे when it is filled up with water. When it is filled up with water, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा है ना. पूरे सिस्टम का शेल एंड वाटर का मिलाकर यहाँ पर. नाउ व्हेन द वाटर इज ड्रेन्ड आउट अगेन द सेंटर ऑफ मास बचा है सिर्फ ये शेल है. शेल का यहाँ पे होगा. सो दैट मींस जब पानी नीचे निकला होगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे. ऑब्वियसली जब बीच में क्या हुआ है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता है. तो वाटर जब ड्रेन हुआ है तो पहले क्या होगा सेंटर ऑफ मास नीचे आया होगा. सेंटर ऑफ मास नीचे आके फिर फाइनल पोजीशन वहीं पर है. मतलब सेंटर ऑफ मास हैज मूव्ड अप आल्सो. अब टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो है मतलब ये वाला 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी. अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इसका इनवर्स. सो दैट मींस पहले L इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ. तो टाइम पीरियड जो है क्या हो जाएगा फर्स्ट जब L इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड नहीं फ्रीक्वेंसी. वेल L इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस. Okay, sir. यस हाँ प्लीज टेल अगेन. सर ऐसे जम हो रहा है वो कैसे पता है हमें? Oh, you are saying कि जब पानी जब ड्रेन आउट हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे. You are saying like that? सर आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यहाँ पानी निकल रहा है. सो मतलब जैसे होल से वाटर निकलता है so as the level of water decreases the velocity of efflux decreases, right? So velocity decrease हुई तो जो thrust force होगा उस पे लगेगा the upward force. शायद like I thought कि जो thrust force होगा वो उसका restoring force sort of होगा. So velocity decrease हो रही है तो thrust force भी decrease होगा. So I thought कि जो frequency है वो ऐसे continuously decrease होती रहेगी.
यू आर सेइंग कि जो है बट फोर्स जो आएगा दैट विल पास थ्रू, जैसे मान लो यहाँ से निकल रहा है ना, लोएस्ट पॉइंट से यहाँ होल है, यस सर। तो ये फोर्स विल पास थ्रू दिस सेंटर से यहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा? आई मीन तो इसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं ना, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी तो मतलब सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का भी रिलेटिव की वजह से थ्रस्ट फोर्स विल पास थ्रू सेंटर एंड फाइनली वो हिंज से ही पास कर जाएगा जो नॉट पॉइंट। ऑलवेज ना, वो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तब भी थ्रस्ट फोर्स का टॉर्क लगेगा। ओ Sir, here SHM is like in the upward direction or it is moving along the like in the plane? ये तो प्लेन में ही ऑसिलेट हो रहा है ऐसा। Okay, sir. Sir, can you repeat how you got the conclusion that L increases then it decreases? ओ नहीं, देखो जब पूरा फिल्ड अप है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शेल प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। Yes. व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव ड्रेन आउट, तो सिर्फ जो स्केलेटन शेल है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, राइट कृष्णा? सर आप वापस से मार्क कर सकते हो, मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं, ये बताओ कि इस पहले जो है सेंटर ऑफ मास सिस्टम का यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, अब जो है नाउ फिर जब वाटर ड्रेन आउट हो गया तो ये स्ट्रक्चर, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा ना, सेंटर पे। हाँ यस सर, सेम पोजीशन पर। बीच वाले पोजीशन पर। हाँ सर। नीचे आके ऐसा ऊपर आया होगा भी, करेक्ट? अच्छा ओके सर, तो आपने वैसे कंक्लूड किया। ओके सर गॉट। हाँ अनवे, हाँ Yes, I was thinking that it is oscillating up and down, so इसलिए मुझे लग रहा था। तो मतलब अगर साइडवाइज हो रहा है तो मतलब हाँ, it makes sense. ओके। Sir, but how can we say it is oscillating from left to right like a pendulum? मतलब क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया है वैसा। It is just hung and it is hung by a long thread, इतना ही दिया है। It is hung by a long thread, ठीक है, okay, you are saying कि मतलब उसका oscillation, मतलब फिर उसके लिए फिर they must have given इसका elastic constant अगर देते, इसका elastic constant नहीं दिया है, right? Okay sir. So we will assume कि elastic constant नहीं दिया है, तो फिर तो प्रॉब्लम कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो दैट्स वे फिर कैलकुलेट करके आंसर्स को रिपोर्ट करना है, तो दिस वे इज ओनली पॉसिबल। Okay sir. चलो भाई ये वाला फिर 30 after 31. So someone said 32. 32. And after that can you do 33? Okay, 32 कर लेते हैं। So 30 प्राइस 28। एक मिनट जाओ याद दिलाना। पहले 32 में क्या दिया है? सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ फ्लोट्स दिया है वर्टिकल। So 32 के लिए जब वर्टिकली फ्लोट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? mg इज इक्वल टू बाय एंड फोर्स। mg बाय एंड फोर्स कितना हो जाएगा? रो a सबमर्ज्ड पार्ट इज से x नॉट, इतना पार्ट सबमर्ज्ड है जो x नॉट ये आ गया है ना। फिर उसको डिस्प्लेस करोगे तो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स किसका बनेगा? जो एक्स्ट्रा जो ये है जो सबमर्ज्ड हुआ है ना, तो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स जब लिखोगे द न्यू बाय एंड फोर्स माइनस mg करोगे और mg को से इक्वेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा रो a x इंटू जी। तो बेसिकली आपका क्या बन गया? रोएल a g into x. So here you want to find the 31 में क्या क्या बताना है? टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड को 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m by k, ओके, तो m by k ना, हाँ ये जो है ओके। सो m by प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भाई, ठीक है, m की जगह लिख लो रोएल a x नॉट
और के की जगह रो एल जी ए, रो एल ए ये हटा लो तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ये बन गया. So Sir, got it. okay, 32. Okay, Manvi, any doubt? This one 31, 32 हो गया ना? सर इसमें अगर हम लोग x0 को डेंसिटी के टर्म्स में लिखे तो मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि टाइम पीरियड इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी. वो फिर बाकी इसलिए okay. रोएल और रोएस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना. यस Okay. सर, मुझे भी डाउट था. फिर रोएल रोएस और फिर दूसरा भी क्वांटिटीज आ जाएगा ना फिर. It will be नहीं 2 फिर pi लेंथ. under root rho L into length of the container divided by rho L into G. जो Okay. क्लास में किया था हमने. सर पर क्वेश्चन में डिपेंड्स ओनली अपॉन लिखा है ना. Okay. ओ एक ही हाँ एक ही फैक्टर पे ढूंढ रहा है. ओके एक ही फैक्टर पे हाँ ला रहा है. तो समझा नहीं. सर आंसर में आता है रो एस अपॉन रो एल इंटू एल बाई Yes. जी ऐसा आता है. करेक्ट. हाँ तो उसको जो है रो एस बाय रो एल अपॉन इसको हमने इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं x नॉट बाय जी यस फॉर्म में, सर. है ना. हाँ अगर उस फॉर्म में करोगे तो जो है कितना आया था रो एस अपॉन रो एल इंटू एल अपॉन जी आ गया था. हाँ लेकिन एक ही में लाना है ओनली, इसलिए ठीक है लोगों ने इस फॉर्म में लिया. तो सर इस फॉर्मूला से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लाइक वो रूट है x नॉट बाय g वाले से, कि या फिर हम लोग को बोलना होगा कि x नॉट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. हाँ फिर x नॉट का डिपेंडेंस भी आ जाएगा ना. हाँ अच्छा सर, तो because x naught also depends on the density of liquid, we can't say the हाँ. time period is independent. Okay. करेक्ट. हाँ सर एक बार रिपीट करेंगे, वो डेंसिटी पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा? नो वहां पर जो है नहीं खुद x नॉट भी चेंज हो जाएगा भाई. डेंसिटी ऑफ द अगर लिक्विड चेंज करोगे तो x नॉट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना. यस सर. तो लिक्विड की डेंसिटी पे तो है ही, लेकिन यहाँ पे पूछा है डिपेंड्स ओनली अपॉन पूछा है. ओके सर. हाँ. सर पर ऑप्शन में लेंथ एंड डेंसिटी भी तो दिया हुआ है. ऑप्शन में यू आर सेइंग कि लेकिन तीनों टर्म्स, फिर तीसरा टर्म नहीं आ रहा है यार. वहां पर 3 के टर्म्स में होना चाहिए राइट. सर नहीं सॉरी. बी ऑप्शन में क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड भी है जो होना चाहिए था. नहीं सर, आंसर सी होगा ना. आंसर तो हाँ सबमर्ज्ड पोर्शन. नो ही इज सेइंग कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जो है बी ऑप्शन में क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है. क्रॉस सेक्शन तो है ही नहीं. लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, फिर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड नहीं है ए ऑप्शन में. करेक्ट ना. सर पर फिर भी ज्यादा अप्रोप्रिएट तो ए हो गया ना. ए वाला नहीं, ओनली ऑन ए. तो फिर ए में फिर आपको डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी बोलते तो ठीक रहता नहीं. डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी होगा ना फिर, लेंथ और लिक्विड लिख रहे तो. और सर आपने राइट में रो काट कैसे दिया, मतलब जो राइट में आपने सॉल्विंग किया. ओ ये वाला देखो, मैंने मास यहाँ से लिखा इनिशियल इक्वेशन से. मास की वैल्यू भाई यहाँ से आ गई थी रोयल ए एक्स नॉट. अच्छा ओके. और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो ये वाला आ गया, रोयल कटा. यस. चलो और कौन सा था भाई 28. ओके 28 कर लेते हैं. सो 28 में ओके सो 28 में क्या 2 SHMs, y is a1 sin omega t. टोटल मैकेनिकल एनर्जी बतानी है. a1 sin omega t है और दूसरा वन इज दूसरा a ही है. सॉरी दिस इज एम्पलीट्यूड a, दिस इज a और ये वाला sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 हो गया. तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा y बराबर y1 प्लस y2 से √2a
क्या जाएगा, साइन इक्वल है तो ओमेगा टी प्लस 5/4 कर दोगे इसको, राइट। और फिर ये हुआ, फिर आपको बताना है कि अब इसका एम्पलीट्यूड मिल गया ना, तो इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी बतानी है। यस, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ के स्क्वायर हाफ के एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और के ओमेगा एफ स्क्वायर इज के बाय एम, तो के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर ए डाल दो, और एम्पलीट्यूड √2 है, √2a। दिस वन अंडरस्टूड राजेश, दिस वन? यस सर। ओके भाई, अब कौन सा था, नेक्स्ट इज 40। also can you solve the 33rd? सर मुझे इसमें डाउट है Can you solve one 24th one also, please, sir? 24, ओके। 33rd में a pendulum oscillates slightly above the horizontal metal plate. The bob is given a charge. फिर उसके बाद पूछा है the time period में बताना है ना। तो horizontal metal plate जो दिया हुआ है, a simple pendulum oscillates above a large horizontal metal plate. The bob is given a charge. तो यहाँ पर ये ऐसा is given a charge. फिर they are asking you to find the bob is given a charge. तो अब इसमें भाई क्या होगा, हाँ ये चार्ज प्लस क्यू है, लार्ज मेटल प्लेट। अब इसके लिए हाँ हमें सर, force- चार्ज वो लोग ने डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज वैसे भी पूछा है, तो चार्ज हम +2 नहीं ले सकते। All right, so तो the bob is given a charge, वो दोनों लेते हैं ना, ठीक है। अब ये वाला कंसेप्ट तो है तो नहीं कोर्स में। लार्ज प्लेट के लिए जैसे फोर्स निकालना है, ये न्यूट्रल मेटल प्लेट और ये वाला चार्ज पार्टिकल, तो ये मिरर इमेज का कंसेप्ट आता है। दिस इज अ फोर्स, है ना। अब जो है फोर्स का जैसे यहाँ पर ऐसा है ना, और यहाँ पर फिर ये डिस्टेंस, यहाँ पर फोर्स ऐसा आ जाएगा। सो टाइम पीरियड आपको बता, हाँ सर ये मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट के जगह हम लोग कंडक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, मतलब अगर चार्ज क्यू रहेगा तो कंडक्शन से प्लेट पे उसका ऑपोजिट चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो यस यस यस, फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। करेक्ट। तो इसको जो है मेटल प्लेट को ऐसे कई लेयर्स में ब्रेक कर लो, तो इस लेयर में अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव से ये क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा। तो mg का फोर्स भी इधर आ गया, और अभी एक अट्रैक्टिव फोर्स भी इस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो रहा है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क में जो है, टॉर्क में c की वैल्यू बढ़ेगी। ये mg का तो कंट्रीब्यूशन है ही, और एक इलेक्ट्रिक वाले का भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना, टॉर्क ऑफ mg का ही है, इलेक्ट्रिक का भी। ये इफेक्टिव बढ़ेगा बिकॉज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तो c बढ़ेगा 2π² c बढ़ गया, c इंक्रीजेस, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा फिर? होगा सर क्वार्टर, हाँ सर बी होगा सर, ऑलवेज डिक्रीजेस। हाँ सर यहाँ पे जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता। हाँ, मतलब जी इफेक्टिव का एक्सप्लेनेशन वैसे देंगे, एक mg प्लस जो इलेक्ट्रिक फोर्स वही इंक्रीज हो गया, नेट तो नेट प्रोपोर्शनलिटी बढ़ गया, ऐसा करके बोलेंगे। हाँ यस सर। ओके, 33 के बाद फिर कौन सा कर रहे थे यार? 24 भी करना था सर। 24, ओके 39 10 40 एक मिनट, 24 एक 24 में जो है uh, 24 पार्टिकल स्टार्ट्स दिया है ऑसिलेटिंग दिया है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम t/12 ना। t/12 मतलब कितना हो गया यार? 30 डिग्री का, 360/30 30 डिग्री, 30 डिग्री में मतलब a/2 है ना, a/2 पे है। तो आपको रेशियो बतानी है काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर a/2 का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, k/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, और k/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर a/2 मतलब a स्क्वायर बाई 4। इसका रेशियो लेना पड़ेगा क्या? इसका कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये वाला रेशियो? 3/4। इसका रेशियो 3/4 आता है। नहीं सर, 3/1। 3/1, 3:1।
Okay, okay. You understood, Yola? Yes sir, yes sir, I did a silly Okay, mistake. Sorry. okay, okay. भाई फिर नेक्स्ट जो था 24 के बाद अपन कौन सा कर रहे हैं? 40 39 and 40 39 सॉरी 39 कर रहे हैं। तो 39 तो आपने क्लास में किया हुआ। 39 तो अपन ने किया हुआ है। तो 37 हाँ सर 37 वाले क्वेश्चन से कैसे अप्रोच करते हैं? 39 में क्या है भाई, देख लो, दो एसिस्टेंट्स हैं। सो y1 इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा t है, ये वाला 3 sin ओमेगा t, एंड यू हैव y2 क्या है 4 sin ओमेगा t प्लस π/2 लग रहा है ये वाला, और तीसरा वाला जो है 3 sin ओमेगा t है, 3 sin ओमेगा t। सो आपको जो है ये वाला क्या ऐड करना है, ऑलराइट। तो इसको जो है द फेस्ड नहीं सर, y1 और y2 के बीच में फेज सॉरी डिफरेंस निकालना। सॉरी ये इसी के साथ कंबाइंड है। ओ नो, ठीक है भाई, ये वाला प्लस 3 हो गया, और ये वाला जो है 3 sin ओमेगा t, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 5, और कौन सा हो जाएगा यार 5, और इसका कितना जाएगा रिजल्टेंट, ये ना एक साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स 4/5। हाँ साइन ऑफ ओमेगा t प्लस, अब ये वाला एंगल जो है ये ज्यादा उसकी तरफ हो जाएगा, हाँ tan इनवर्स 53 4/3 हो जाएगा। tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा ये वाला। हाँ सर। और फेज डिफरेंस ढूंढना है आपको ना, इसका और इसका फेज डिफरेंस। तो इसका फेज डिफरेंस ये वाला हो जाएगा 53 डिग्रीज, 4/3 tan इनवर्स 4/3। ये अंडरस्टूड ना 39? हाँ सर समझ गया। फिर कौन सा रहा था नेक्स्ट, कौन सा डाउट था? 37 में अप्रोच कैसे करेंगे? 37 में जो है आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन व्हिच इज सिंपल हार्मोनिक। ए ऑप्शन में डिफरेंशिएट करते जाएंगे जिसमें माइनस सर ये नहीं यार, ए ऑप्शन में डायग्राम देख के दी है अलग सर। फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ए ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी अलग दिख रहा है, तो एसएम कैसे होगा यार, कॉम्बिनेशन उसका ए ऑप्शन उड़ा दो, है ना। ए ऑप्शन एंगुलर सी, फ्रीक्वेंसी जितनी सेम होगी वही होगा ना आंसर सर। हाँ जिसका फ्रीक्वेंसी जो सेम आएगा, यहाँ तो यार ए सी बी है आंसर सर। ए सी तो हटा दो, है ना। और ये क्या है यार, ये वाला साइन क्यूब है, इसको ये कैसे आ जाएगा, इसको फॉर्म में ला सकते हैं क्या डी ऑप्शन का? बी तो ला सकते हो, राइट। बी वाला तो आ जाएगा भाई, बी वाले का ओमेगा सेम है, तो बी वाले को यू कैन रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 ना, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 नॉट के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। ये आ जाएगा भाई, देखो ये इसका क्या हो जाएगा 5 साइन ऑफ, वही 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यार, ये वाला 37 डिग्रीज, है ना भाई। 4/5 करेंगे cos sin ओमेगा टी, 4/5 मतलब cos 37, ये हो गया। तो बी तो एक एसएम के फॉर्म में रिड्यूस हो गया, डी वाला कैसे आएगा यार? डी वाला जो है सर हम ट्रिगोन लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आ जाएगी। यस sin ओमेगा टी इंटू साइन स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, तो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी यार, यहाँ पे एसएम कैसे होगा, करेक्ट। ये हो जाएगा यार। चलो भाई, हाँ नेक्स्ट कौन सा है बताओ? एक बार 40 और 41 दोनों करेंगे क्या? 41 ओके, 40 और 41 दिया है। बॉब ऑफ अ पेंडुलम मास m oscillates with the same total energy at an instant one of its extreme position. Okay, at an instant it's दिया है will be, okay 1 minute 40 में, ठीक है। बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम से at an instant it is at one of the extreme position. Its linear momentum after a phase change of 5/6 radius takes place will be, okay. So भाई देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से फेस चेंज हुआ उसका 30 डिग्रीज है, मतलब पोजीशन उसका ये 60 डिग्री से आएगा, तो 60 डिग्री से पोजीशन जो आ जाएगा ये कितना आएगा a sin 60, तो उसका प्रोजेक्शन जो आ जाएगा a sin 60 मतलब √3a/2, तो x बराबर √3a/2 पे है पार्टिकल। और इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, अभी जो है मोमेंटम निकालना है, तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे, ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² कर लेते हैं, चलो ठीक है।
तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3a²/4, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा a/2 आ जाएगी उसकी वेलोसिटी, है ना। अब उस समय की वेलोसिटी a/2 है, तो ये ऐसे इससे नहीं आ जाएगा क्या, या इससे करें यार, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, k/2 a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो a² माइनस 3a²/4, सो ये आ गया k/2 a²/4, और मोमेंटम होता है p²/2, क्या होता है यार, मोमेंटम स्क्वायर रूट ऑफ 2m into ke ना, 2m into ke, ke की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k/2 a²/4, सो ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर क्या, k²/2 को e लिख लेंगे, k²/2 को e लिखना है, ठीक है भाई, k²/2 को e लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंदर बचेगा me/2 बच जाएगा। ओके ओके, सर यहाँ पे जो फेस चेंज दिखा इसका मतलब है, समझा नहीं मैं। ओ फेस चेंज, नहीं नहीं, एक्सट्रीम से है, एक्सट्रीम से फेस चेंज हुआ भाई 30 डिग्री का, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है यहाँ पर, यहाँ से फेस चेंज 30 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया तो मतलब पार्टिकल फेजर में 30 डिग्री चला, तो मतलब उसका लोकेशन आ जाएगा ये वाला 60 डिग्री से। वो तो बस बोल रहा है कि 30 डिग्री नीचे आ गया, लाइक यस यस, फेजर में, यस फेजर में 30 डिग्री नीचे आया भाई। ओके सर, वही नहीं समझा था, थैंक यू सर। ठीक है, अब सर आप इसमें 41 भी कर सकते हैं। 41, two simple pendulums having periods 3 and start simultaneously from the mean position, ठीक है। अब जो है, तो भाई ये वाला जो है 41 में दोनों का टाइम पीरियड जो है एक का 3 है, एक का 5 है, से आफ्टर टाइम t, से आफ्टर टाइम t they are in same phase, okay, so they are in same phase टाइम t के बाद, हाँ, तो t और t, ठीक है भाई। अब जो है इस t टाइम में पहले वाले ने मान लो n1 ऑसिलेशन कर लिए, n1 ऑसिलेशंस, एक ऑसिलेशन का 3 सेकंड, तो n1 का n1 into 3, फॉर द सेकंड वन इट हैज गॉन से n2 ऑसिलेशंस, तो n2 into 5 is the time. The time for each is 3. If it completes n1 oscillation, n1 into 3, इसके लिए 5 है, n2 oscillation, तो n2 into 5. Now जो है क्या निकालना है इसमें हमें, what is the minimum time elapsed before they are in the same phase again. तो इससे what is the minimum time elapsed before, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला n1 by n2 आ जाएगा, फिर ये वाला 5/3 ऐसा आ गया, फिर ये वाला कैसे आएगा यहाँ पर, So we can calculate the phases, like 5/1 we can take it as 2 pi t/3, and the 5/2 will be 2 pi t/5, and then we'll add 2n pi on either side, any one side, on the smaller one actually. सर रिलेटिव वेलोसिटी से भी तो हो जाएगा, रिलेटिव से भी हो जाएगा, यस यस, इससे नहीं आएगा क्या, इससे अगर एक मैं जस्ट देख रहा था तो मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट रिस्पेक्टिवली स्टार्ट ऑसिलेटिंग साइमल्टेनियसली, तो मतलब एक जो है दोनों का एक फेस ले लेते हैं, से एक पर्टिकुलर दोनों मान लो मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑसिलेशन बिगन हुआ, सो ऑसिलेशन जस्ट बिगन हुआ है, तो उससे नहीं होगा क्या, है ना, नहीं जैसे लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो यस वन स्टूडेंट वाज सेइंग ना कि उससे, हाँ सर by same phase, do they mean that they have the same displacement? They have the same displacement at a particular time, and they're moving in the same direction. If they're moving in the same direction at that time as well, then can we say that they're in the same phase? सेम फेज का मतलब है कि मतलब फेज एंगल अपन बोलेंगे ना, फेज एंगल्स ना, तो मतलब हम अगर इक्वेशंस निकाल लेंगे x दोनों के x के, एंड इफ वी इक्वेट द डिस्प्लेसमेंट्स, देन हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट्स जो है they are in the same, question is what is the minimum time elapsed before they oscillate in the same phase again. फेज अगर मान लो पार्टिकल का दोनों का जो है एम्पलीट्यूड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, है ना,
अगर एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेम पोजीशन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ए साइन ऑफ फेज इज द पोजीशन, है ना। तो इससे ठीक रहेगा यार, ये वाला जो है, जैसे मान लो ये हो गया 2π/3 और 2π/5, है ना। तो अब जो है रिलेटिव फेज कर लेते हैं ना, तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कौन सा ज्यादा है यार, यहाँ पर ये ज्यादा है, तो ω2 को रेस्ट पे रख देते हैं और ये भाग के आएगा उसके पास, है ना। तो ये वाला ये फास्ट जा रहा है 2π/3 वाला, तो ये वाला पूरा कंप्लीट करके वापस उसी के साथ आएगा जब, तो यू विल से इन सेम फेज, तो जो है थीटा रिलेटिव बराबर ओमेगा रिलेटिव इनटू टाइम, और थीटा रिलेटिव को लिख सकते हैं अपन फिर 2π/3 माइनस 2π, नहीं थीटा रिलेटिव तो 2π हो जाएगा, थीटा रिलेटिव तो 2π कर दो, और ओमेगा रिलेटिव को यस हाँ 2π/3 माइनस 2π/5, तो वाई yes, 2π ओ थीटा देखो यहाँ पर भाई रिलेटिव मतलब एक रेस्ट एक वहीं पर है और दूसरा वाला उसके आगे रिलेटिव आगे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, ये फिर उसके रिलेटिव वापस वहीं पे आना चाहिए, तो उसके रिलेटिव उसका एंगल फेस एंगल टर्न विल बी 2π। यार इससे फिर आएगा क्या आंसर? यस सर, आ जाता है सर। करेक्ट, ओके ओके भाई, नेक्स्ट कौन सा है आफ्टर 41? 42 and 43 43 sir. 43 वाला, 42 42 वाला, ओ 42 तो वही वाला हो गया जो है हमारा जो स्प्रिंग ब्लॉक का अपन जो करते थे, स्प्रिंग ब्लॉक का जो है भाई ये वाला, ये इधर हो गया, और ये जो है हाफ सबमर्ज्ड है, यस। सो इफ दिस इज हाफ सबमर्ज्ड, तो आप इसको कर लो, इसमें जो है ये हाफ सबमर्ज्ड, तो अब जो है इनिशियली में सब बैलेंस हो जाएंगे, स्प्रिंग फोर्स, बायंड फोर्स और एमजी बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे को, एक्स्ट्रा एक्सेस ही हमारा रिक्वायरमेंट है, तो जब इसको एक्सेस हम डिस्प्लेस करेंगे तो एक्सेस बायंड फोर्स और एक्सेस स्प्रिंग फोर्स विल बी द रिस्टोरिंग फोर्सेस, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो आने वाला है द एक्सेस स्प्रिंग फोर्स, तो ये हो जाएगा कि एक्स्ट्रा बायंड फोर्स क्या होगा, ρl a x into g हो जाएगा, so that means क्या आ गया हमारा k प्लस ρl a g, और ये x हो गया भाई, तो ये बन गया आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, तो आप जो है टाइम पीरियड निकालो 2π² m by प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसका इनवर्स कर लो फ्रीक्वेंसी। Yes, I'll do it. हाँ, तो इसमें जो है ये आ गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसका फिर बस फ्रीक्वेंसी से आ जाएगा। सिंपल पेंडुलम मास एंड वाइब्रेटिंग विद एम्पलीट्यूड a, ओके। वही सिंपल पेंडुलम जो दिया हुआ है 2π किस पे, प्रीवियस वाले में शारुल, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यू डोंट अंडरस्टैंड क्या, अरे रिलेटिव वाला देखो, रिलेटिव है क्या हो रहा है, देखो इसका फेजर फास्ट जा रहा है, इसका फेजर स्लो है 2π/5, तो रिलेटिव करने के लिए इसको यहीं रोकते हैं, और इसके रिलेटिव, और क्वेश्चन में दिया है सेम फेज अगेन, तो रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव से मतलब इसके रेस्पेक्ट में देखना, मतलब इसको रोक दो और दूसरे वाले पार्टिकल, दूसरा वाला जो है वापस घूम के यहीं पे आना चाहिए उसी के साथ। अच्छा हाँ ये सर समझ गया सर। 43 वाले में जो दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम है भाई, तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2π√L/g 2π/ωf, तो ωf बराबर √g/L, ये हो गया यहाँ तक, है ना। अब जो है इसका एम्पलीट्यूड a है और मैक्सिमम टेंशन बतानी है, यस मैक्सिमम टेंशन के लिए अब देखो इसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन है, न्यूटन्स लॉ लिखो रेडियल डायरेक्शन में, ये सेंटर हो गया, तो नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन बराबर मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन लिख लो। अब नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन की तरफ क्या हो जाएगा, t माइनस mg, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड स्क्वायर बाय रेडियस। अब इस समय का स्पीड निकाल लो, स्पीड कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम स्पीड होगा, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, मेन क्वेश्चन में ωf इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और ये रेडियस जो l है, और t माइनस mg, अब t की वैल्यू निकाल लो, mg प्लस ये वाली वैल्यू m/l, और ये भी जो भी है यार ये वाला ωf की वैल्यू पता है, इससे ट्राई करो,
यस सर, ओके सर। तो सर मुझे कुछ पिछले साल में भी डाउट था, बस आप बता देंगे कैसे करना है। ओके ओके, कौन सा वाला? तो 17 और 19 बस बता देंगे तो समझ जाएगा। 17 में जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लैंक दिया हुआ है, और ऑलराइट 17 के लिए So can you please show the next previous page? हाँ 17 में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लैंक गिवन है अकॉर्डिंग टू द लॉ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द मास जस्ट plank with a body placed on it, or the minimum value of omega mass breaks off the plane and the moment it occurs after t equal to 0. ओके भाई ठीक है, इसमें जो है पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है इसका? ये वाला प्लैंक, इसके ऊपर मास ये ऑसिलेट हो रहा है भाई ना, तो ये सपोज इसका एक्स, ये मेन पोजीशन हो गया और ये हमारा एक्सट्रीम हो गया, x इक्वल टू माइनस है, ऊपर हो गया x इक्वल टू प्लस है, यहाँ पर ये इसके ऑसिलेट हो रहा है नाउ। ठीक है, ये ऐसा स्प्रिंग का ले लेते हैं टू गेट अ फील ऑफ ऑसिलेशन। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? y इज इक्वल टू साइन ओमेगा t और √3 cos ओमेगा t। तो इसको भाई क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 1/2 1/2, इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री लिख लेंगे, तो ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, 60 डिग्री का, तो ये आ गया उसका एम्पलीट्यूड, ये आ गया ना। अब भाई ये जो है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो सबसे ज्यादा लूज करने के कांटेक्ट लूज करने के चांसेस क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ऑलरेडी फेस जो है यहाँ पर ना, ऑलरेडी फेस कितने का है भाई यहाँ पर, तो ऑलरेडी फेस 60 डिग्री का है, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब 90 डिग्री का फेस आएगा भाई। तो 90 डिग्री का फेस के लिए टाइम क्या चलेगा पूछा है ना, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? 90 डिग्री के लिए पहले तो ओमेगा देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखो यार, क्या आ जाएगा, एन और कॉन्टैक्ट लूज करना mg, तो इक्वेशन क्या जाएगा, कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है तो mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू a max ना, तो n जीरो कॉन्टैक्ट लूज, m उड़ा दो, g इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है, a मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड, तो ओमेगा f स्क्वायर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 2, तो ओमेगा f आ गया आपका कितना आ गया, √g/2 आ गया, ओमेगा f √g/2 आ गया, तो दिस इज द ओमेगा f, और टाइम पूछा है ना, तो टाइम भाई 30 डिग्री का और फेस चलना है, 30, अभी तो ऑलरेडी 60 डिग्री के फेस पे है, 30 डिग्री और चाहिए, तो ओमेगा f टाइम इज इक्वल टू 30 डिग्री मतलब π/6 करो, और ओमेगा f की वैल्यू डाल दो, √g/2, टाइम निकाल लो, इतने टाइम में ऊपर जाएगा, वहां पर कॉन्टैक्ट लूज होगा। आपने सर 90 डिग्री कैसे के समझा नहीं? नहीं देखो, अब ये बताओ कि जब ये जस्ट ब्रेक्स ऑफ द प्लेन, मतलब यहीं पर ये ब्रेक हो रहा है, कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट कहाँ पे होगा भाई, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके सर अंडरस्टूड। एक्सट्रीम पोजीशन का फेस 90 डिग्री होगा। यस ओके सर अंडरस्टूड। कौन सा डाउट है आफ्टर 17? आंसर 19 में बस बता देंगे करना क्या है। वो 19 तो कल वाला कराया था ना, जो उसको डिफरेंशिएट, पहले तो u निकालो, उससे f निकालो, f आ जाएगा, f को 0 करो तो उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा, राइट। हाँ सर वहां तक आ गया मुझे, उसके बाद नहीं हो रहा। फिर जो है कन्वेंशनल मेथड, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करना होता है, तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है डिस्प्लेस करोगे अगर, तो आपका x0 आ गया, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करना पड़ेगा x0 प्लस dx, और फिर फोर्स निकालना पड़ेगा, तो ये वैल्यूज रख के बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करना टफ पड़ जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या करना, आप जो है आपके पास f आ गया ना, f को भी डिफरेंशिएट करो, df/dx एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा, और ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाला है उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो उससे df/dx एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी आपकी। So that means you are able to show that at your equilibrium position for small displacement df is equal to some constant time dx. So this will become your proportionality constant. वही जैसे हमने इरडो का सम किया था, याद है? हाँ सर। सेम अप्रोच। ओके सर थैंक यू सर। हाँ भाई, और बताओ नेक्स्ट किसका डाउट है? एक्सरसाइज 1 का और कुछ है क्या स्टूडेंट्स?
सर 26 में मुझे पूछना था बस, हाँ उसमें तो ब्लॉक्स दिए हैं, स्प्रिंग है, तो उसमें मास हम टोटल मास 2m क्यों नहीं लेते, हम बस हम 4m क्यों नहीं लेते, हम 2 की लेते हैं। नहीं, यहाँ पर इसमें तो 2 बॉडी SHM हो गया 26 में। हाँ सर, तो जब अगर सपोज दो ब्लॉक से स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो फिर टोटल मास 4m 4 हो जाएगा ना, 4 kg। नो, इसका हमने जो डिराइव किया था 2 बॉडी SHM में, टाइम प्रेडिक्स 2 पाई स्क्वायर ऑफ म्यू पाई के आता है। हाँ सर, ओके सॉरी सर, गॉट इट। ओके ठीक है भाई। अब एक्सरसाइज 1 2 में स्टूडेंट्स किसी का 2 या 3, 70. व्हिच वन? एक्सरसाइज 2। ओके, Yes, sir. The question 5. Fourth. व्हिच वन? 12। ओके 12, व्हिच वन? 12th वाला क्या? Fourth one. Question 9 और also. 12 हो गया। So question 5. वो 12th ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है भाई, 12th कर चुके हैं, तो 4th कर लेते हैं। क्या दिया है? ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल plank is performing SHM, ठीक है, in a vertical line, amplitude 40, the block just loses the contact when it is at momentary rest। okay, तो यही वाला पोजीशन हो गया भाई। एक्सरसाइज 2 4th क्वेश्चन, मोमेंटरी रेस्ट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन वाला, यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है। तो इक्वेशन वही जैसे हमने लिखा था mgn, सो मोमेंटरी रेस्ट वाला पोजीशन लिखो, तो क्या लिखोगे? mg माइनस n बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन a max हो गया, n हटा लो, सो m क्या? a max इज g, और g लिखो और इसको ओमेगा f स्क्वायर a कर लो, है ना। तो एक रिलेशन तो ये वाला आ जाता है ना हमारे पास। वी आर गिवन द एम्पलीट्यूड, सो यू कैन फाइंड ओमेगा f आ गया, तो यू कैन फाइंड टाइम पीरियड। अब जो है बाकी ऑप्शंस चेक करना है ना। और ऑलराइट, बाकी ऑप्शंस, दिस इज x इक्वल टू 0 वाला पोजीशन, एंड कहाँ चेक करना है? वन ऑफ दी बी ऑप्शन में क्या? वन ऑफ द पोजीशंस ऑफ मोमेंटरी रेस्ट। भाई यहाँ पर जो है इट वेस मींस नॉर्मल रिएक्शन ना, नॉर्मल रिएक्शन गिव्स इज अ मेजर ऑफ इट्स वेट। तो इस पोजीशन पे देख लो भाई, इस पोजीशन पे इक्वेशंस क्या लिखोगे? n इधर, सॉरी mg इधर, n ऊपर, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन, ये a max हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी? यहाँ पर ये n1 है, तो n1 माइनस mg इज m इंटू a max, और a max हमने प्रूव किया है g, तो n1 माइनस mg इज mg, तो n ये तो आ गया 2mg n1, हाँ, इस पोजीशन पे। तो बी ऑप्शन में जो है डबल, ठीक है, आ रहा है। हाफ वे डाउन फ्रॉम द मीन पोजीशन, हाँ, हाफ वे डाउन फ्रॉम द मीन पोजीशन पे न्यूटन्स लॉ लगा लो। क्या दिखाओगे? n ऊपर, n2 ऊपर दिखाओ, mg नीचे, सो n2 माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर x, अभी a/2 है, x a/2 है, तो ये एक्सेलरेशन जो है x a/2 ना, तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a/2। तो ये भी क्या हो जाएगा? a कितना बन जाएगा? a max/2, यस, a max/2 हो गया, a max/2 मतलब g/2, बस हो गया भाई, g/2। तो इससे n2 बराबर क्या आ जाएगा? 3/2 mg, हाँ, ये आ गया, n2 is 3/2 mg। फिर उसके बाद जो है the block weighs its true weight on the plank when the velocity of the plank is maximum। हाँ, यहाँ पर मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन 0, यस, तो यहाँ पर mg और n3 और एक्सेलरेशन 0, तो न्यूटन्स लॉ से क्या मिल जाएगा? n3 बराबर mg, n3 माइनस mg इक्वल टू 0। ये अंडरस्टूड दिस वन? ओके, फिर बताओ भाई एक्सरसाइज 5 वाला, 5 वाले में क्या है? इसमें सर ये भी आपने पहले कराया हुआ है। पहले किया हुआ है? यस सर। पहले एक बार देखो, तो ग्राफ से रीडिंग आ जाएगा। चलो ठीक है ना हर्षल, ग्राफ से ओके सर, फिर मैं ढूंढ लूंगा। ओके सर। 9th वाला क्वेश्चन। Hello, sir. हाँ, Sir, I had a doubt in question 8. 8th one, yes, हाँ। Sir, उसके option C में they should have mentioned total oscillating energy, right? टोटल ऑसिलेटिंग एनर्जी, यस, हाँ भाई, टोटल ऑसिलेटिंग एनर्जी लिखना चाहिए था, यस, हाँ। Okay, sir. Thank you. ओके, 9th वाला। चलो 9th के लिए जो है
ओके एक्सरसाइज 2 का 9th क्वेश्चन इसमें जो है यू आर गिवन क्या क्या गिवन है x बराबर कितना है 3 sin ये 100t प्लस इसको जो है 4 और ये 4 into 2 cos square 50t इसको 1 plus cos square theta को ऐसे लिख देते हैं 2 cos square theta को 1 plus cos 2 theta लिखा। फिर इससे जो है ये 4 को बाहर निकाल लो इस साइड तो ये मिल जाएगा 3 sin 100t प्लस 4 cos 100t है ना। फिर इसको 5 से डिवाइड कर लो 5 5 5 x minus 4 equals 5 times sine of 100t plus 53 degrees ये हो गया है ना। So इसमें which of the following is correct about this motion? The motion is not SHM. No. The amplitude of the SHM is which of the following is correct? पूछा the amplitude of the SHM is 5. Yes. ये तो वाला फॉर्म आ गया x minus x naught बराबर है sin omega t plus y naught। तो इसका एम्पलीट्यूड ये हो गया मीन पोजीशन ये हो गई 4 है ना। एम्पलीट्यूड इज √73 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन पूछा है ना। ठीक है अब ये 4 के अबाउट ऑसिलेट हो रहा है। एक मिनट क्या हो गया हाँ सो दिस इज ओरिजिन। सो ये वाला 4 के अबाउट ऑसिलेट हो रहा है। कितना एम्पलीट्यूड है 5 तो इस साइड 5 जाएगा और इस साइड पे भी 5 जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशंस में यहाँ पर ये वाला -1 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो पार्टिकल का लोकेशन जो है -1 और 9 के बीच में होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन इज 9। यस ये करेक्ट है। So sir, if they ask maximum displacement about mean position, we will report from x equal to 4, right? So the answer would be 5. Yes. Mean Okay, position correct. Sir, if they have like question is find the maximum displacement, they mean with the sign, right? Like instead of x naught equal to 4, if it was -4, then maximum displacement would still be 9 or it would be 1. ओके वहां पर जो है ओके यू आर सेइंग कि या फिर देना चाहिए था उनको एम्बेडी क्लियर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। दे मस्ट हैव आस्क्ड अबाउट द कोऑर्डिनेट ना। मैक्सिमम कोऑर्डिनेट वो देते तो ज्यादा ठीक रह जाता ना। फिर एम्बेडी खत्म हो जाता। Yes, sir. Or the magnitude of the distance. वो ठीक रहता। So if they have written displacement, then we'll write 1, right? If it was -4 instead of 4. The maximum displacement of the particle from origin. So yes. origin से पूछा है। origin से maximum displacement भाई origin से एक ये वाला है और एक ये वाला है भाई। तो origins के रेस्पेक्ट में देखेंगे ये वाला maximum magnitude ये okay. So no, in this case, so 9 will be for maximum displacement and maximum distance both. But instead, the mean position was at -4 instead of 4. Then the maximum distance would be 9, and maximum displacement would be 1, right? Okay, अगर आप बोल रहे हो कि 9 यूनिट्स दी है तो शायद उसमें हमें मैग्नीट्यूड कंसीडर करने क्योंकि 9 यूनिट्स ऐसे दिया है। ओके नॉट श्योर। ओके हाँ Okay, sir. ओके अंश क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी यू अंडरस्टैंड क्या? क्वेश्चन 4 ऑप्शन बी। यस सर। Question 4b, the block weighs true weight on the plank when the velocity is maximum. All right भाई, अब जो है velocity maximum मतलब mean position हो गया भाई। मेन पोजीशन पे a बराबर ओमेगा स्क्वायर x से एक्सेलरेशन बराबर 0 आ गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। mg नीचे n3 ऊपर। हाँ न्यूटन्स लॉ बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन 0 है। सो n3 माइनस mg बराबर 0, n3 इक्वल टू mg। हाँ अब जो है
ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट वन 11 का BD ऑप्शन में चेक करना है। 11th का BND, इसमें जो है सर इसमें सर्कल तो आ जाता है, लेकिन फिर BND कैसे डिटरमाइन करूंगा? ओके BND, सो पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसमें जो है सो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर रहेगा ना, x माइनस से थोड़ी रहेगा। ओ हाँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, इक्वल टू यस x स्क्वायर प्लस y, x स्क्वायर और y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये आ गया, फिर द पार्टिकल ट्रेसेस अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, फिर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा ना। यस दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। हाँ, अब जो है आपको पूछा है स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल ट्रेसेस अ स्ट्रेट लाइन, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा, राइट। अब जो है यू आर आस्किंग फॉर पार्टिकल ट्रेसेस अ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। ओके डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम निकालनी है, तो आपको स्पीड चलना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया, a sin ओमेगा t, उसका vx निकाल लो, vx बराबर क्या आ जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t आ जाएगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और y निकालना है, तो a माइनस a cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करो, vy आ जाएगा। vy बराबर कितना हो जाएगा यार, यहाँ पर vy बराबर a ओमेगा sin ओमेगा t हो जाएगा, है ना। और स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू a ओमेगा आ जाएगा। भाई स्पीड इज कांस्टेंट, तो अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, सर्कल में है, सो डिस्टेंस मूव जो होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम ये भी कांस्टेंट आ रहा है, ऐसा आ जा रहा है ना, a ओमेगा इनटू t, सो प्रोपोर्शनल टू टाइम, यस। हाँ ओके सर, अंडरस्टूड। ओके सर बट उन्होंने तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू टाइम पूछा है ना, नहीं द और पार्टिकल डिस्टेंस पूछा है ना सर, डिस्टेंस पूछा है ना, हमने तो स्पीड बता दी ना, स्पीड तो हमने कांस्टेंट निकाला, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड निकाला कांस्टेंट, और ये t, ओके सर गॉट इट। हाँ डिस्टेंस फिर इससे आ जाएगा भाई, प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन सर एक छोटा सा डाउट था सर, 12th वाले में उसने ओमेगा मेंशन नहीं किया, तो फिर हम ओमेगा को नॉट इक्वल टू 1 मानेंगे ना। 12th वाले के लिए ना, हाँ 12th सर, वाले ओमेगा 1 होगा तो फिर सर्कल भी पॉसिबल है, बट बिकॉज उन्होंने मेंशन नहीं किया, हम लोग नॉट इक्वल टू 1 मानेंगे। ओके हाँ ये वाला एक बार डिस्कशन किसी का हुआ था शायद ना, कोई तो बोल रहा था। हाँ यस यस सर, आपने कहा था सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। सर हाँ वो वाला फाइंड आउट किया क्या तुम लोगों ने हाँ इसका? सर, पीएम सर ने कंफर्म किया। सर्कल, पीएम सर ने बोला सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स ना। यस सर। ओके ठीक है। सो ओके हाँ, फिर कृष्णा, हाँ फिर वो सुपर सेट हो जाएगा फिर बी ऑप्शन ना। ओके सर। अभी कौन सा 10th वाला में जो है इन एसएचएम, acceleration versus displacement from mean position. Oh, acceleration, okay, the acceleration is ये आ गया minus omega square x. X is the displacement from mean position. So इसके लिए क्या आ जाएगा यार, यहाँ पर क्या होगा गाइस इसके लिए 10th वाले के लिए, इक्वल टू माइनस ओमेगा x स्क्वायर का ग्राफ। सर नन ऑफ द अबव नेगेटिव स्लोप होगा और ओमेगा स्क्वायर स्लोप होगा। इसमें जो है is always a straight line passing through origin, slope -1। सर x को हम x माइनस एक्स नॉट जैसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो मतलब फिर ओरिजिन से पास नहीं होगा। नहीं लेकिन ना यहाँ पर उन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को दिया है फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन तो वो सी होगा पर, जैसे अगर आप उस फॉर्म में लिखते हो x minus x naught, so this can be called as displacement from mean position. ओके सर। अब यार इसका और इसका प्लॉट जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन सर वो मतलब ओरिजिन से पास होगा और उसका स्लोप माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, तो डी आ जाएगा। ओह ओके हाँ, तो सी करेक्ट है ना, स्ट्रेट लाइन नॉट नेसेसरीली पासिंग थ्रू। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। ओह सॉरी फॉरगॉट इट।
ओके ओके, तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ए बी सी में तो नहीं जा रहा है। Yes, sir. ओके Answer D ओके होगा. ओके, डी सर है मुझे आंसर। नहीं समझ में आ रहा है कि डी कैसे आया। ओ देखो देखो भाई, ए ऑप्शन में हाँ अभी जयशंकर ने पॉइंट किया ना कि इसका स्लोप जो है 1 नहीं है भाई, इसका स्लोप तो माइनस ओमेगा एफ स्क्वायर है, तो स्लोप ए इक्वल टू एम एक्स है ना। तो ए ऑप्शन तो उस बेसिस पे रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन तो स्लोप 1 बोल रहा है, हो गया। अब सी ऑप्शन बोल रहा है इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट नेसेसरी पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं भाई ये तो ओरिजिन से पास होगा, तो तीनों ऑप्शन रॉन्ग है इसलिए करेक्ट। यस सर, थैंक यू सर। हाँ ओके ओके, हाँ भाई नेक्स्ट वन। सर आई एम सॉरी टू तो टेक द क्लास बैक सर, मेरे को फोर्थ का बी ऑप्शन में अभी भी एक डाउट है। फोर्थ का बी ऑप्शन में, हाँ हाँ सर आपने उधर मेन पोजीशन क्यों लिया, उन्हें तो मोमेंटरीली रेस्ट बोला है ना, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे देखना है हमें। Oh, no, I was talking about option D. We are asking about option B क्या? बी Oh, यस सर। B वाले पे देखो भाई, मोमेंट्री रेस्ट तो ये वाला हो गया एक है एक्सट्रीम, और एक ये वाला हो गया। अब भाई यहाँ पर तो नॉर्मल रिएक्शन 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भाई देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन लेट अस कॉल दिस एज n1। अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन क्या आएगा, n1 माइनस mg बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन g हो गया तो n1 बराबर 2mg। ओके ओके सर, यस सर। ठीक है भाई, अब जो है आफ्टर In 11th your 10th, if from mean position was not mentioned, then C would be the a correct answer, right? if mean position is not mentioned is a straight line not necessarily passing through origin, yes yes yes, हाँ फिर वो बेस्ट हो जाता ना। Yes, sir. Okay. Thank you. सर आप एक्सरसाइज 2 का 17 बता सकते हैं क्या? एक्सरसाइज 2 का 17 वाला इसमें दिया है, ओके एक्सरसाइज 217। So the annual frequency of the spring block system is omega naught. Omega f is omega naught. The system is suspended from a ceiling of an elevator moving downwards with constant speed v naught. Okay, so ये वाला आपका जो है constant speed system ये suspended है, तो मतलब ये वाला आपका spring और it is just suspended means equilibrium position पे यहाँ पे है, हाँ equilibrium position पे यहाँ पर है, ये equilibrium position हो जाएगा भाई x बराबर x naught जो भी है, हाँ। और it is just suspended मतलब it is at a relative rest, so relative rest है मतलब it has a inertia in downward direction, okay. The block is at rest with respect to elevator. Lift is suddenly stopped, okay. Downward direction positive, now to select the correct statement, okay. So जो है भाई ठीक है, ये वाला आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। अब उसको स्टॉप कर दिया, लिफ्ट को स्टॉप किया, सो जो है क्या होगा, अब इट हैज अ स्पीड सो इट विल मूव डाउन, ओके भाई ठीक है। तो इट हैज अ स्पीड, अब ये मेन पोजीशन ही है, ओके मेन पोजीशन है, तो और ये कहलाएगा वी मैक्स, ओके वी मैक्स। तो वी मैक्स बराबर वी नॉट इज इक्वल टू ए ओमेगा, ओमेगा नॉट, तो उससे एम्पलीट्यूड तो आ जाएगा हमारा वी नॉट बाई ओमेगा नॉट। सो ए ऑप्शन भाई करेक्ट हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द ब्लॉक इज वी नॉट बाई ओमेगा नॉट। इनिशियल फेज ऑफ द ब्लॉक, इनिशियल फेज है ना। अभी देखते हैं इनिशियल फेज क्या हो गया, इसका मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से, और इसमें पॉजिटिव किधर बोला है, assume the downward direction as positive direction। ओ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव डायरेक्शन, भाई नीचे की तरफ ही जाना है ना, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेने को बोला है लोगों ने, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है पार्टिकल यहाँ मेन पोजीशन पे। तो इनिशियल फेज यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज जैसे हम लिखते थे, हम तो अपवर्ड्स पॉजिटिव लेते थे, तो अपवर्ड्स पॉजिटिव जब पार्टिकल इधर जा रहा होता था इसके फेज को 0 या 2 पाई बोलते थे, और जब उल्टा आ रहा होता था उसको पाई बोलते थे, लेकिन इस लोगों ने बोला डाउनवर्ड्स ही पॉजिटिव लो, ओके तो उसका फेज 0 हो जाएगा भाई, तो उसका फेज हो गया 0 या 2 पाई जो भी है सेम थिंग। तो फेज हो गया, इनिशियल फेज इज 2 पाई, दिस इज रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो गया, फेज इज पाई इज रॉन्ग स्टेटमेंट। द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक
इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक कैसे निकालेंगे? x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब ये इसकी वैल्यू तो v नॉट बाई ओमेगा नॉट आ गई, इनिशियल फेज तो 0 आ गया, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ द मोशन। मैक्सिमम, ये भी करेक्ट आ गया, मैक्सिमम स्पीड इज v नॉट, करेक्ट है ना? यस, तो क्या करेक्ट है भाई? a c और d करेक्ट हो गए। यस I didn't get why maximum speed will be v naught. ओ अब ये देखो मेन पोजीशन है ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो स्पीड होगा वही मैक्सिमम स्पीड होगा। Yes. हाँ, मेन पोजीशन इज द मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो स्पीड होगा दैट विल बी द मैक्सिमम फॉर द थ्रू आउट मोशन। सर फेज में मेरे को डाउट है सर, कैसे आ रहा है? तो फेज वाला भाई देखो, अब जो है नीचे की तरफ है भाई, नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो लोगों ने बोला डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लो। हम क्या करते थे, जो हमारा मोशन होता था वी यूज्ड टू टेक अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते थे भाई, अपवर्ड्स पॉजिटिव लेते थे। तो यहाँ पर जो है अपवर्ड्स पॉजिटिव और पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो एंगल बढ़ते जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की तरफ। ओके सर, तो मतलब यहाँ पर पूरा कन्वेंशन ही उल्टा होगा तो वो 0 ही आएगा। यस, तो उन लोगों ने बोला है भाई यहाँ पर डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लो, तो डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे तो ये 0, 30, पॉजिटिव एक्सट्रीम तो 90 डिग्री होगा, तो फिक्स है भाई। ओके सर, गॉट इट। तो उसका मतलब फेजर अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा ना इसके हिसाब से, मतलब ये ऐसा ना, ये ऐसा आ रहा है। हाँ क्लॉकवाइज। ओके चलो, हाँ तो इसका आंसर क्या आ गया भाई? ए सी डी करो। सर मैंने समझा ये। रॉन्ग स्टेटमेंट करना था तो सिर्फ बी ही करेंगे। ओह सॉरी, ठीक है, हाँ चलो भाई। सर मैंने Okay, समझा फेज से आया। which one? फेज वाला पार्ट। ओ फेज वाला पार्ट देखो भाई, हम जो क्या करते थे कि पार्टिकल मीन पोजीशन और पॉजिटिव एक्सट्रीम तो हमें फिक्स्ड है भाई, पॉजिटिव एक्सट्रीम कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, राइट? सो पार्टिकल जब हमारा मीन से इधर जाता था तो हम बोलते थे 0, 30, 40, 50, 60, 90, है ना? अब जो है इन लोगों ने बोला है कि आप डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लो, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम 90 डिग्री पे होगा, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम 90 डिग्रीज पे होगा, तो दैट मींस ये फेज यहाँ से यहाँ बढ़ेगा भाई, 0, 30, 40, मतलब ये वाला स्टार्टिंग वाला है ना 0 हो जाएगा फिर। हाँ सर। करेक्ट? यस सर। हाँ ओके, फिर तो इसका आंसर फिर मैच हो रहा है गाइस। ओके, फिर नेक्स्ट आउट 18 and 20। व्हिच वन? 18th क्या? 18th और 20? या 18 and 20। 18 and 20। ओके, इसको यूज कर लेते हैं इसको। 18 and 20। सो 18th and 20 में जो है द सरफेस ऑफ द दिया हुआ है पैरेलल टू सरफेस ऑफ द लिक्विड, और इसमें आपको बताना है मैक्सिमम क्या क्या दिया है यार, ब्लॉक ऑफ डेंसिटी रो इज पार्शियली सबमर्ज्ड, डेंसिटी 3 रो। ओके, सो लिक्विड की डेंसिटी जो है 3 रो की है, तो 3 रो है तो 1/3 सबमर्ज्ड हो जाएगा इसका। ऑलराइट, तो 1/3 सबमर्ज्ड, 2/3 बाहर। ठीक है, ये वाला। सो ये भाई ये हो गया, हाँ 1/3 सबमर्ज्ड, 2/3 बाहर, टोटल लेंथ इज 60। ओके, तो ये वाला लेंथ जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसको ऑसिलेट होना है, तो जो है ठीक है, तो ऑसिलेट होना है तो नीचे भी आना पड़ेगा और ऊपर भी जाना है। ऑसिलेट मतलब इसके इस पॉइंट के बाद ऑब्वियसली, राइट? सो अब जो है ऊपर, भाई ये कितना ऊपर जा सकता है मैक्सिमम? अगर ये वाला ऊपर चला गया, सरफेस के ऊपर चला गया, तो कैसे होगा? सरफेस के ऊपर चला गया तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा mg, तो एसएचएम नहीं होगा भाई। तो आपको ये वाला सिर्फ यहाँ तक का ही परमिशन है इसको। सो दैट मीन्स इसका मोशन ऐसे ही हो सकता है, ये वाला और ये 20 सेंटीमीटर ये वाला, एंड 20 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 20 सेंटीमीटर नीचे, इतने का ही परमिशन है। अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा? एयर में गया तो एसएचएम नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स, तो एसएचएम नहीं होगा। सो ठीक है भाई, अब जो है यू वांट टू फाइंड
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भाई इतना ही इसका परमिशन है, 20 नीचे और 20 ऊपर 20 नीचे और मैक्स। तो 8 करेक्ट हो गया। टाइम पीरियड निकालना है। ओके टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड कितना आ गया था? टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, हमने निकाल लिया था ना x नॉट बाई जी कर लिया था। चलो उसको डेटा को यूज कर लेते हैं। x नॉट कितना निकाला था? 20 सेंटीमीटर। 20 तो 0.2 लेंगे ना? यस यस यस। और सर 9.8 लेंगे। ओ सॉरी 9.8 ओके सर उससे आ जाता है। ओके ओके चलो भाई ये तो हो गया 18th। फिर 19th ये अंडरस्टूड। फिर ये 19 कर लेते हैं। 19 सर में वो क्या गिव? आपने किया हुआ क्या? व्हिच यू हैव डाउट क्या? सर बोल रहा हूँ 19 एंड 20 का डन अर्ली है। यू हैव डन ओके ओके 19 20 ऑलरेडी डिस्कस कर। ये ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है ना? तो 2 पाई बाय 7 2 पाई बाय 7 होना चाहिए। यार इसको ठीक है हाँ 2 पाई बाय 7 सर आएगा। 20 पाई बाय 7 आ रहा था। अरे सो नहीं सर, t इक्वल टू 2 पाई 0.6 बाय 3g आता है, उसके बाद 2 पाई अंडर रूट 2 बाय 98 आता है और उसके बाद 2 पाई अंडर रूट 1 बाय 49। यस 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 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 49 हो जाएगा ये वाला और 49 का रूट ले लेंगे 7। यस सर। हाँ हाँ 0 वाला प्रिंटिंग एरर हो गया। चलो भाई फिर एक्सरसाइज 2 का ये वाला हो गया है। 19 एंड 20 हो चुका है क्या? ओके और फिर नेक्स्ट फिर कौन सा एक्सरसाइज 3 में? सर अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 20 पे से क्लेम किया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 20 यस 20 सेंटीमीटर ना। तो यू हैव अ डाउट क्या? यस सर। तो देखो अगर मान लो भाई इसको क्या करना है। ओके हाँ देखो अब ये ब्लॉक ऊपर नीचे होगा है ना। सो ये वाला ब्लॉक जो है ठीक है ये वाला एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया भाई। इसको एक मार्क कर लेते हैं है ना। अब ये मान लो ऊपर गया यहाँ तक। अगर मान लो ये एयर में चला गया, आपने ज्यादा एम्पलीट्यूड दे दिया, एयर में चला गया ऊपर। अब क्या होगा इस पोजीशंस पे जो है सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा बॉडी पर mg। तो mg लगा तो मतलब यहाँ पर इस रीजन में जब ऐसे वाले ओरिएंटेशन में बॉडी हैज ओनली कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो एसएचएम को फिर वायलेट कर जाएगा। एसएचएम शुड नॉट हैव कांस्टेंट एक्सीलरेशन थ्रू आउट एनी पार्ट ऑफ इट्स मोशन। यस सर। तो भाई आपको ये इंश्योर करना है कि ये वाला एंड इसका ये वाला एंड पानी के ऊपर ना जाए। यस सो है ना। हाँ हाँ। So can you solve question 10 of exercise 3? क्वेश्चन So 10 exercise 3, can you solve the whole passage 3? Yes, Yes, sir. sir. Comprehension 3. Comprehension 3. And sir, exercise 3 के fourth वाले में I just had one question. कॉम्प्रिहेंशन 3 का सिर्फ थर्ड क्वेश्चन बता देंगे सर। ओके 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 एक मिनट हम वो फिर ये वाला कर लेते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज 3 का कॉम्प्रिहेंशन 3 ओके। कॉम्प्रिहेंशन 3 में यू हैव 2 लाइट स्प्रिंग्स दिया हुआ है। एक का k है 2k है एंड दे आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड, मासलेस रॉड, लाइट रॉड, मासलेस रॉड और एक मास स्ट्रिंगम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रॉड। ओके सो ठीक है भाई ये वाला जो है आपका ये स्प्रिंग्स है यहाँ पर। सो दिस इज द स्प्रिंग ये वाला। वो मासलेस रॉड मतलब जो है मासलेस रॉड टॉर्क नेट 0 होगा भाई हमेशा। मासलेस रॉड तो टॉर्क नेट 0 I0 तो टॉर्क नेट 0 हो जाएगा। इसका जो है ये इंश्योर करना है हमें। ये वाला k हो गया। अब जो है तो मतलब फोर्सेस को बैलेंस करा के रखेंगे। तो इधर 2k है तो इसको ज्यादा एक्सटेंशन दे देंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो है ये वाला मतलब ये लाइन जो है ये स्प्रिंग्स ऐसे थे मतलब ये ऐसे ये ज्यादा हो जाएगा इसका कम होगा, ये ज्यादा और इसका कम, ऐसा ओरिएंटेशन होगा। एंड द रेशियो विल बी क्योंकि जो है मासलेस है ना टॉर्क बैलेंस करेंगे सेंटर के अबाउट तो जो है k 2k तो हाँ डबल कर दो यार इसको और इसको आप कुछ y0 बोलते हो तो ये वाला 2y0 का होगा। अरे यार ये कुछ y0 Sir, y0 is of bead. सॉरी 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 सर पैरेलल से कर सकते हैं एक मिनट ठीक है इसको कुछ अलग कर देता हूँ। उसको z0 बोलता हूँ।
लेट मी यूज द वेरिएबल z0, तो ये 2z0 हो गया भाई। अब ये वाला तो ये कितना जाएगा बाई लीनियरली, अगर ये z0 नीचे आया है, 2z0 नीचे आया है, तो इसको 3z0/2 बोल दे सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन। अब इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन से और नीचे किसका हो भाई, तो इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन से नीचे किसका हो गए। सो अगेन ना इस पोजीशन से जो है कुछ अब वैसे हमेशा फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, है ना, फोर्सेस हमेशा बैलेंस होने चाहिए भाई। तो फोर्सेस में इसमें जो है अगर मान लो इसको आर नीचे किसका आया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन नाउ गाइस। इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको आर किया तो इसको 2r ही करना पड़ेगा, तभी तो टॉर्क बैलेंस होगा। ऑलराइट, सो दैट मींस ये वाला जो जाता है नीचे कितना जाएगा यार, एडिशनल और जाएगा 3r/2 जाएगा, है ना। तो हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालना है तो इस पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स ऊपर ढूंढेंगे, तो नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमें मिलेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स k × 2z0 प्लस 2k × z0 बराबर mg, वैसे भी कटने वाला है। फिर अपवर्ड फोर्स ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स, तो नेट फोर्स कितना हो गया k टाइम्स 2। सर हाँ सर आपने कंक्लूड कैसे किया कि यहाँ पे बस ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर एसएचएम होगा, मतलब एंगुलर भी हो सकता है ना, मतलब यहाँ पे टॉर्क अनबैलेंस्ड है। भाई अगर मान लो टॉर्क आ गया तो मासलेस रॉड पे इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, है ना, I0। अच्छा ठीक है Sir, we can say that the bead is executing linear SHM, but the rod will be executing angular SHM. नहीं, एंगुलर कैसे होगा, अगर उसमें टॉर्क आया तो टॉर्क बराबर I अल्फा इंफिनिटी हो जाएगा। So, but it can have alpha, right? Even if torque is 0. Yeah, Because I is Yes, sir. ओके, यू आर सेइंग कि हाँ सर ये न्यूटन्स लॉ जैसा होगा जहाँ पे मासलेस पुली का भी एक्सेलरेशन होता है। हाँ, yes. Sir. So, but then जो point के about we will like have SHM, angular SHM will be not stationary, right? हाँ इसमें जो है तो solve कैसे like solve नहीं हो। ओके ओके ओके, हाँ उसी प्रोपोर्शन में ऐसे ही जाएगा फिर। हाँ तो जो आपने 3/2 Z0 और 3/2 R लिखा, ये आपने लाइक बोल दिया ना कि ये हाफ वे पॉइंट है, इसलिए ये 3/2 टाइम्स नीचे जाएगा। यस 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 यस, ओके सर, क्योंकि ये स्टेट ओरिएंटेशन मेंटेन कर रहा है ना, दिस रॉड इज ऐसा। ओके सर, ठीक है, फिर अब जो है फिर क्या लिखोगे, 2k टाइम्स z z0 प्लस r माइनस mg करो यार, इससे कितना आता है fr, ये निकालो, प्रोपोर्शनल टू r निकालना, बाकी ये वाला तो उड़ जाएगा। तो 4k आ जाएगा, 4k आ रहा है, 4k आ रहा है। ओके तो ये आपका 4 आ गया। अब जो है टाइम पीरियड निकाल लो, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा फिर ये So, what will be the answer for the H? नो एक मिनट जाओ, नहीं यू वांट टू गेट ये ऐसा इस फॉर्म में चाहिए मुझे, सॉरी यू मस्ट गेट इन दिस फॉर्म सम वैल्यू इनटू ये ऐसा 3r/2 बिकॉज वी आर टेकिंग दिस मास ना इसका, तो समथिंग इनटू 3r/2 इस फॉर्म में चाहिए, मास का है ना मूवमेंट। 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सर 2/3 मल्टीप्लाई कर किसको, ये वाला को, हाँ फिर सर 8k by ओके ओके, हाँ ये प्रोपोर्शनल टू इसका डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए ना भाई, तो ये वाला जो है कितना आएगा फिर 8k/3 आएगा। ओके यस सर, तो टाइम सर पीरियड बट बराबर, टाइम पीरियड उन लोगों ने 3π√2m/k दिया है शायद। ओके मेरा रॉन्ग आ रहा है, एक मिनट का क्या आ गया मेरा, टाइम पीरियड टू स्क्वायर रूट ऑफ m/k की वैल्यू आ गई। नहीं सर, नहीं सॉरी सर मेरे से नहीं गलती हो सर, गई, यही दिया हुआ है, करेक्ट। सॉरी सर मेरी गलती। ओके ओके ओके, ये तो हो गया। अब इसमें है ना, अब पूछा है टाइम पीरियड आ गया, द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द बीड फॉर द एम्पलीट्यूड y0, एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन, सो टोटल ऑसिलेटिंग एनर्जी विल बी हाफ k, करंट कहाँ गया यहाँ पर, कितना आया था 8k/3,
Yes, sir. 8k/3 into y नॉट स्क्वायर। ये तो 8th वाला हो गया। अब जो है द रेशियो ऑफ द वर्क डन पूछा है, रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ratio of the work done by the external agent to that by gravity in lowering the weight till it remains at rest। अब यार इसमें तो वर्क नहीं सिग्नल लगाया जाए, चलो हाँ सर 1:1 हो जाएगा, रेस्ट से रेस्ट पर जा रहा है ना। ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग्स बराबर वर्क डन बाय स्प्रिंग्स और वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। रेस्ट टू रेस्ट बोल रहे हो, तो चलो ठीक है भाई, ये वाला हो गया। अब जो है सर till from where to where are they asking the work done? एक मिनट, हाँ, the ratio of the magnitude of the work done by the external agent to that by gravity in lowering the breed till it remains at rest, हाँ, till it remains at Sir, from rest। equilibrium position to the to an Yes, sir, extreme, I equilibrium think. to amplitude, sir. नहीं, अरे मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ना। देखो पहले क्या किया आपने, पहले रॉड लिया, रॉड को फिक्स कर दिया तो ये स्प्रिंग्स ऐसे रहे, फिर च्युइंगम डाला, फिर धीरे धीरे लाके एकदम रेस्ट पोजीशन पर छोड़ दिया, रेस्ट पोजीशन पे रेस्ट पे रहने के लिए। Okay, sir. तो आई गेस दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। अब ये बताओ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें z हमने z ले लिया, इन लोगों ने किसकी वैल्यू क्या ली हुई है? सर यस, हाँ, सर आपने उधर 3r/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? ओ भाई इसका ऑसिलेशन हो रहा है तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू इसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हाँ, अरे ये कैसे आएगा यार, इसमें इन लोगों ने क्या दिया है, y0 x0 क्या समझ नहीं आ रहा, क्या है y0, कौन सा है? देखो, for amplitude y0 or x0 is the displacement of the bead। Oh, this is x0, this is x0, right? So okay students, this is x0, रेशियो बताना है भाई आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी टू द वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट टू द वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालनी है। हाँ, पहले तो ये बताओ यार, पहले z के टर्म्स में काम कर लेते हैं, कितना कितना होगा, z का कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इस बाद में इसको x0 डाल देंगे ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 3mg z0/2 mg 3/2 z0 आ गई। स्प्रिंग का, दोनों स्प्रिंग का निकालो भाई, दोनों स्प्रिंग का पहले वाले का हाफ k 2 z0 स्क्वायर, So 3 z0 square, 3k z0 और ये क्या हो जाएगा, हाफ 2k z0 स्क्वायर हो गया। अब सर that will be negative, right? यस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल नेगेटिव होगा ना, इसको नहीं, work done by spring is also negative। स्प्रिंग भी नेगेटिव होगा, यस, करेक्ट, यस, हाँ। इससे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालो कितना आएगा भाई, ऐसे भी रेशियो निकालना है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन बाय एक्सटर्नल का वैल्यू बताओ। So 3k z0 square minus mg 3/2 z0 आएगा, तो फिर उसके बाद कौन सा रिलेशन लेंगे? ओह ये है ना यार, mg बराबर 4k z0। Okay, sir. mg बराबर 4k, तो सर आई थिंक minus 2k z0 आएगा। गाइस देखो यहाँ mg की जगह ना 4k z0 डाल देना, तो 6k z0 स्क्वायर आ जाएगा उससे। 6k z0 स्क्वायर आ गया, माइनस आएगा ना फिर, यस सर, माइनस हो जाएगा, -3k z0 स्क्वायर आता Yes, sir. हाँ सर, प्लस 3k। अरे -6 + 3 तो -3 हो जाएगा। Sorry, sir. -3k z0 स्क्वायर। अब ग्रेविटी का वर्क डन बताओ, इसमें जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन पूछा है और वर्क डन बाय ग्रेविटी ग्रेविटी 6k z0 स्क्वायर 1:2। 6k नहीं, यहाँ पे डालना पड़ेगा ना 4k z, नहीं ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ 6 सर, उसी में 6k z0 स्क्वायर। ओके, इसका मैग्नीट्यूड का, हाँ ठीक है भाई, इसका रेशियो निकालो। सर मुझे एक डाउट है। यस, हाँ सर आपने kf - ki दोनों 0 कैसे बोल दिए? kf - ki भाई, इसने दिया है the magnitude of the work done by the external agent to that by gravity in lowering the bead till it remains at rest। मतलब
I was मुझे तो I got this impression that कि भाई पहले ऐसा ये springs है. Also, they have specified that the midpoint is lowered slowly, so kinetic energy change zero होगा. Yes, तो इस पोजीशन से ना, इस वाले से अभी चिरिंगम अटैच नहीं है. फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन, अरे ये क्या कर, इस पोजीशन से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाला है, जो ये वाला लाइन, दिस लाइन तक लाने के लिए, सो दिस लाइन तक लाने के लिए जो है, राइट, दिस वन. Yes, I got it. हाँ. Okay, students. So, हाँ. so torque net is 0. That's why you got 2z naught in the left spring, right? Yes. Okay. सर एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन 6 में भी एक डाउट था सर. In this question, couldn't we have done it by like combining both the springs directly? So we could have gotten K equivalent as 3K, and then like the first question तो ऐसे हो जाता है फिर. एक मिनट, जो है नहीं, गलत आंसर है. नहीं, इसमें तो भाई देखो, अगर K इक्विवेलेंट 3K कब आना चाहिए, जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो डबल होता है, इसका डबल होता है भाई हमेशा. जब ये अगर ये Z0 जाता है तो ये 2Z0 जाता है. ओके सर. तो 4K मतलब 4K टाइप का बिहेवियर है, लेकिन हम उससे कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमने जो है सिर्फ एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट उसके लिए ऐसा करते थे. ठीक है सर. यस सर, समझ गया. Hello, sir. Yes, So can you solve the math the column 16D? Can you solve 14 का C भी कर C दो. and Yes, D? sir. 14 का C कर दो ना. C and D. Okay. As a column, exercise 4. Yes, so थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सर, YouTube में SHM कैसे होता है? Okay, as the column. 4 जैसा क्वेश्चन हो गया ना. Okay, exercise 3, mass the column. Okay, इसमें जो है you have this liquid. Okay, this is contained liquid ऐसा. Okay, liquid ऐसा contained है भाई, ठीक है, ये वाला हो गया. फिर आप क्या करते हो, उसमें एक साइड को डिस्प्लेस करोगे. So ये तो इक्विलिब्रियम इनिशियल वाला हो गया, इसको डिस्प्लेस किया x से नीचे, तो इस साइड x से ऊपर, तो लिक्विड x से दूसरी साइड ऊपर आ गया, तो डिफरेंस ये हो गया भाई x एंड x 2x का. तो रिस्टोरिंग फोर्स का वेट हो गया rho L A into 2x into g. तो ये कितना हो जाएगा, rho L 2 rho L A g into x. This will be your proportionality constant. फिर जो है टाइम पीरियड 2 pi square root of mass of the liquid के बारे में. Okay, total length L दिया हुआ है. Okay, तो mass will be rho L A n to L divided by 2 rho L A g. So इससे जो है आपका आ रहा है 2 pi square root of rho L और A cancel, L by 2g आ रहा है क्या? Answer. So liquid in a U-tube of total column length L. तो टाइम पीरियड किस पे आ गया भाई, इसमें डिपेंडेंस. यार इसमें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इंडिपेंडेंट आ रहा है. तो ए ऑप्शन का क्या मतलब है, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू लिक्विड. सब वही थोड़ा डाउट था उसमें. So restoring force will be due to gravity, right? इसका समझ में नहीं आ रहा, P का मीनिंग क्या है, P का एग्जैक्ट मीनिंग है. P का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा सर, इसमें, आई क्या? थिंक वो लोग प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहे हैं. तो वहां पर आपने 2x क्यों लिया है? ओ देखो, यहाँ भाई एक एंड को नीचे x दबाओगे तो दूसरा एंड इसी लाइन से जो है x ऊपर भी जाएगा. ओके सर. हाँ सर रिस्टोरिंग फोर्स में लिक्विड के मास की वजह से, इसलिए उन्होंने बोला होगा. नहीं, वो शायद इमर्स्ड वाले ऑप्शन के लिए, बॉइंट फोर्स के लिए. सर एक एंड पे प्रेशर P0 रहेगा, दूसरे एंड पे P0 प्लस 2 rho gx रहेगा. आई थिंक वो लोग वो रिस्टोरिंग फोर्स कंसीडर कर रहे हैं.
सर उन्होंने आंसर में दिया है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू लिक्विड डी के लिए। रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू लिक्विड। Sir, यस सर, आंसर PQ दिया है डी वाले पे। सर PQ ही दिया है। क्योंकि weight of the column in the मतलब weight of the liquid in the two columns change हो रहा है ना, तो उसी की वजह से restoring सर force आ शायद रहा है। उसी की वजह से बोल रहा, वेट ऑफ द लिक्विड की वजह से ये हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। वही थोड़ा सा एम्बिग्यूटी लग रहा है उसमें, समझ में नहीं आ रहा। Sir, can you look for option C also? सी वाला oscillating ball filled with a non-viscous liquid. Okay, so यहाँ पर oscillating ball filled with a non-viscous liquid. Okay, सी ऑप्शन में मतलब ये ऐसा। ओके हाँ, अब इसमें ठीक है इस ओरिएंटेशन में। ओके 1 मिनट। हाँ, इसको करने से पहले let's do this question once। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सपोज ये रॉड ऐसा, एंड देन यू हैव दिस एक रॉड यहाँ पर है, और यहाँ पर ये हिंज मतलब ये फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस है। तो इसको पहला केस में मान लो फिक्स कर लेते हैं, से फिक्स्ड। तो आप इसको यहाँ पे लेके आओगे ऐसा, सो ये ऐसा, फिर अब इसका जब ये यहाँ पे फिक्स है, लॉक है, तो हमेशा ये एंगल 90 मेंटेन रहेगा। ग्रेविटी का टॉर्क क्या हो जाएगा? ग्रेविटी का टॉर्क पहले वाले का रॉड का से m1 m2 m1 L/2 g थीटा, और इसका तो ये L डिस्टेंस पे है, तो m2 g L थीटा। और हाँ, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से तो पुल आउट हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m1 वाले के लिए तो 1 एंड हो गया, m1 L²/3 करोगे। m2 का कैसे लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ यहाँ पर। M2 is a rod or a plank? Rod. M2 is a rod of length L. सर उसे mL²/12 plus L² डिस्प्लेस करेंगे। करेक्ट। ICM plus MD², ICM हो जाएगा m2 L²/12 plus m2 into d²। d² is L² here, ये आ जाएगा। Now in the second case it is not fixed, free to rotate. So if it is free to rotate, torque तो यही आएगा। हाँ, torque में issue नहीं है, restoring torque। So we have the same data, m1g L/2 थीटा, m2g L थीटा, ये तो टॉर्क में कोई इश्यू नहीं है। आई में हाँ, अब आई ऑफ द सिस्टम बताओ। पहले वाले रॉड का तो कोई ठीक है, mL²/3। दूसरे वाले का जब ये ऐसे एंगल पे जाएगा, अभी तो ऐसा है, इस पोजीशन पे कैसा होगा उसका? ऐसे ही रहेगा, राइट? ये दूसरे वाले पोजीशन पे भाई, क्योंकि यार इसके लिए तो टॉर्क ही नहीं है ना। देखो अगर इस वाले रॉड को देखेंगे, जो M2 वाले रॉड के लिए भाई कौन है उसको जो रोटेट कराएगा? उसके लिए तो टॉर्क कुछ है ही नहीं, तो अपना ओरिएंटेशन क्यों चेंज करेगा? अल्फा टॉर्क 0 उसके लिए कभी भी। ये वाला अंडरस्टूड? तो फिर वो सिर्फ एक मास की तरह एक्ट करेगा। यस। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? एक मास की तरह, जो ये इसका सेंटर ऑफ मास L डिस्टेंस में घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? सिंपली m2 L² ना? यस सर। ओके, सो m2 L² हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो है, लेट अस कम बैक टू आवर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था भाई? ये वाला। हाँ, तो पानी ये जो है, हाँ, तो इसमें क्या जाएगा भाई? पानी के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे विस्कस फोर्स भी नहीं है, तो अब जो है टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी? टॉर्क तो ठीक है, टॉर्क तो दोनों का आएगा। आई की वैल्यू भाई क्या होगा इसका? आई बताओ यहाँ पर। ऑसिलेटिंग बॉल विद अ नॉन विस्कस। बॉल को सॉलिड स्फीयर कंसीडर करेंगे। और बॉल में दो चीजें हो गई भाई, एक तो आपका जो है, एक तो उसका स्केलेटन, और दूसरा एक अंदर का पार्ट।
भाई अब जो है तो ऑसिलेटिंग बॉल फिल्ड विद अ नॉन विस्कस लिक्विड। यार तो फिर टाइम पीरियड में जो है टॉर्क तो आएगा दोनों का वेट, राइट? टॉर्क जब रिस्टोरिंग टॉर्क लिखेंगे दोनों का वेट आएगा। मास ऑफ द जो शेल, बॉल का शेल है, जो मास ऑफ द शेल इनटू जी इनटू एल थीटा, और लिक्विड का भी आएगा मास ऑफ द लिक्विड। ओके, तो इसमें यू आर सेइंग कि इसको क्लब कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ द शेल प्लस, एक मिनट, मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी इनटू एल इनटू थीटा। और आई में क्या लिखोगे? आई में लिखोगे इसको भी पॉइंट मास, उसको भी पॉइंट मास, तो मास ऑफ द शेल इनटू एल स्क्वायर प्लस मास ऑफ द लिक्विड इनटू एल स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल हो जा रहा है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई सी, तो ये वाला टर्म इनटू एल स्क्वायर, और इसमें भी जो है So how mass of liquid won't come in the moment of inertia, right? Because the liquid will remain stationary, no? Like it won't oscillate, the liquid. Yes, sir, it's a non-rigid body, right? यस, तो भाई ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट? सर तो मतलब वो भी रोटेशन नहीं डिस्प्ले करेगा, राइट? यस, रोटेशन डिस्प्ले करेगा, तो पॉइंट मास ले लेंगे, पॉइंट मास ले लेंगे फिर हम। ओके सर, गॉट इट। पॉइंट मास ले, तो यहाँ पे शेल का भी हम लोग ml स्क्वायर ही क्यों ले रहे हैं? Yes, sir, same. ओ ओके, यू आर सेइंग Hollow कि स्क्वायर ऐसे हो जाएगा ना? So we'll take a point like very small shell. So hence. हाँ, मतलब मतलब बॉल बोले तो छोटा ही होगा, तो फिर इसको, हाँ वही छोटा ऑब्जेक्ट लेके इसको पॉइंट लेके कर रहे हैं, हाँ। अदरवाइज फिर बॉल को इवन बॉल अगर की मान लो ये थ्रेड से टाइड अप है, तो इट इज नॉट, दिस इज नॉट रॉड, गाइस, दिस इज नॉट रॉड, दिस इज टाइड अप विद अ थ्रेड। तो रॉड होता तो क्या होता है, ये वाला पॉइंट ऐसा, जो ये ऐसा है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में कैसा हो जाएगा फिर ये? सर एक और डाउट है, ये जैसे इस पॉइंट पे टैंजेंट और इस पॉइंट पे टैंजेंट, और ये अगर रॉड होता तो टैंजेंट और ये रॉड के बीच का एंगल हमेशा 90 होता। यार फिर वो वाला अगर मान लो ये थ्रेड है, तो थ्रेड विल इंश्योर क्या उसका वो वाला ओरिएंटेशन? बॉल रोटेट नहीं कर रहा है, थोड़ी होता है मतलब। सर बट आंसर में एक और चीज दी है, रिस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू लिक्विड, पी वाला ऑप्शन भी दिया है। यार वो, हाँ वो वाला ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, जैसे थ्रेड ऐसा है ना। सो आई वाज जस्ट आस्किंग कि भाई ये वाला पॉइंट ये हो गया, अब ये इधर जाएगा, सो ये ऐसा will this orientation, जैसे ये suppose this line is this line, तो वो बॉल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कंसीडर करेंगे। रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये जो है इसके अबाउट, दिस इज द सिंपल पेंडुलम काइंड ऑफ सिचुएशन, सिंपल पेंडुलम काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब यार ये जो अगर रॉड होता तो ठीक है, एकदम फिक्स्ड है, तो ये हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है ना रॉड में। अब थ्रेड होगा तो क्या विल स्टिल दिस एंगल भी 90 डिग्री? सो स्मॉल ऑसिलेशन में हम लोग मान सकते हैं ना। ओके ओके ओके, सर प्रीवियस केस में रॉड हिंज था, यहाँ स्ट्रिंग हिंज थोड़ी है सर, तो शायद यहाँ वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ओके, तो दैट मींस बॉल का हम रोटेशन नहीं लेंगे, मतलब सिर्फ उसको पॉइंट मास की तरह ही ले लेंगे ऐसा, क्योंकि बॉल है तो फिर छोटा में आ जाएगा ऐसा, और ये ऐसा हो जाएगा फिर सिचुएशन में ना, फिर पॉइंट मास की तरह ऐसा मैं ट्रीट कर रहा था। So can you again repeat the reason why we are considering the body is performing rotation, we are considering a moment of inertia to be ml square? ओ यहाँ पर जो है देखो, ये ऐसा एक तो पहला रीजन ये पॉइंट है, पॉइंट मास है, छोटा है ना, तो पॉइंट मास है। और ये स्फीयर का भी जैसे हम जब पॉइंट मास अटैच करते हैं
तो पॉइंट जब भी हम बोलते हैं ना एक बॉब अटैच्ड है सिंपल पेंडुलम में, तो उसको पॉइंट मास की तरह ही लेके ट्रीट कर देते हैं ना। तो Yes, अगर sir. कहीं आपको उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व करना है, उसका भी रोटेशन लाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक रॉड लाना पड़ेगा, रॉड से ऊपर हिंज करना पड़ेगा, देन उसका फिर ICM प्लस MD स्क्वायर करोगे। अगर मान लो जैसे इफ दिस इज अ रॉड, तो इफ दिस इज अ रॉड, तो इस केस में फिर जो है ICM क्या आ जाएगा फिर 2 बाई, अगर शेल है तो 2/3 MR स्क्वायर प्लस इसका सेंटर से D डिस्टेंस है तो MD स्क्वायर, ऐसा आएगा तब, है ना। तो Okay, या हो सकता है लोग ये छोटा है तो इसको ये वाला पार्ट को हटा रहे हैं इसके रिलेटिव। Okay, sir. सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था सर, आप शाम को कुछ ऐसा छोटा सा डाउट लेक्चर रख सकते हो, लाइक मेरे को वो डायमेंशनल एनालिसिस के सम जानने थे जिसमें लाइक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू हायर पावर ऑफ x, लाइक x स्क्वायर x क्यूब। वो ना हमने किया हुआ था ना एक्सरसाइज 5 का डिस्कशन। हाँ सर, एक्सरसाइज 5 पर तो सर आप कोई मेरे को बता सकते हैं कौन से रिकॉर्डिंग में क्या, तो सर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा उसका। यस आई विल आस्क जीत, आई विल आस्क जीत। हाँ जीत के पास है शायद वाला, उसने किया होगा। यस सर, बस उतना ही डाउट। ओके थैंक यू। Is there any other way to solve that question? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, हाँ क्योंकि वो तो क्या हो रहा है, अटक जा रहे हैं, क्योंकि क्या आ गया था स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब माइनस s क्यूब x क्यूब आ गया था ना, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो मतलब फ्रंट एंड पे 6 नहीं मार सकते, तो हमें फिर विकेट कीपर के ऊपर से 6 मारना पड़ेगा उल्टा, इंटीग्रेशन फिजिबल नहीं हो रहा था, तो बॉलर के ऊपर से 6 नहीं मार पा रहे थे। सो ठीक है, फिर थोड़ा सा ऑल्टरनेट भी ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा है प्रोपोर्शनल टू, तो हमने फिर अपना उल्टा जो है विकेट के ऊपर से हमने हिट कर दिया। ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। चलो अच्छा, हमारी क्लास को 9:45 हो गया। हाँ ठीक है गाइस, चलो हाँ, थैंक यू ऑल। यस हाँ सर मुझे एक्सरसाइज 4 में भी डाउट्स है। एक्सरसाइज 4 का कौन सा डाउट है बताओ। 6 to 1। एक्सरसाइज 4 का सर इसमें बस एक छोटा सा डाउट है एक्सरसाइज 3 के 16th में मैथ का कॉलम में। एक्सरसाइज 3 के 16 में, हाँ सर डी वाला, लाइक पार्ट वाला। डी स्क्वायर प्लेट का टाइम पीरियड मुझे लाइक नहीं मैच हो रहा था एक भी ऑप्शन। एक मिनट दिया है, स्क्वायर प्लेट का टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड स्क्वायर प्लेट, for the square plate the axis is perpendicular to the plate and passing to the vertex, okay, so इसमें जो है passing to the vertex, okay, perpendicular to the plane and passing to the vertex, ऐसा सिचुएशन आ गया क्या ये वाला। ओके यस, सो भाई यहाँ पर है ना, अब जो है इट्स अ प्लेट है, तो भाई इसके अबाउट ये बाहर एक्सिस जब आ रहा है तो ma²/6 हो जाता है ना। तो ma²/6, या ऐसे क्यों करें, सीधा ऐसा कर लेते ना यार, ये कितना होता है ma²/3, तो इसके अबाउट हो जाएगा 2ma²/3 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, 2/3 ma²। इज दिस ओके जय? यस सर। हाँ अब ये हो गया है ना। अब जो है इसका ऑसिलेशन आपको जो है ऑसिलेशन कैसे कराना है, तो ऑसिलेशन आई वाज थिंकिंग टू डू दिस वे, है ना, कि ये सेंटर और ये ऐसा ऑसिलेट हो रहा है ऐसा। पहला चलो इससे करके देख लेते हैं ऐसा। हाँ तो इसमें अगर करते हैं इस वाले वे में, सर ऑसिलेशन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम फ्रंट टू बैक। उसमें सर इशू है इन द भाई। प्लेन ही होगा, बाकी के क्वेश्चन में भी वैसे ही आंसर आ रहे हैं। ओके इन द प्लेन, ओके ठीक है भाई, इन द प्लेन है अगर है तो बस फिर mg d हो गया, d बराबर क्या हो जाएगा, a बाई साइड a है तो a/√2 हो गया, तो टाइम पीरियड आप लिख लो 2π√i/mg। सर इससे आई गॉट टाइम पीरियड इक्वल्स 2π√2√2r/3g एंड नन ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग। इससे आता है। ओके ओके ओके, फिर अगर की मान लो वो हाँ इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, फिर वाला तो अलग हो जाएगा यार, है ना। हाँ यस सर। तो ठीक है, ये वाला दिया हुआ है। चलो हाँ, और कौन सा है, हो गया ये वाला। सर वो 14th वाले में L क्या है एग्जैक्टली? L टोटल लेंथ है या फिर L सिर्फ एक साइड का लेंथ? L is the total length, D ऑप्शन, यस। सर तो वो L/2 वो 2x की वजह से नहीं आया ना, वो तो L/2 की वजह से आया। ओ नहीं, दिस इज द
L on both sides यहाँ पर. This total length is L. So each side will have L by 2. Yes, each side has L by 2, correct. सर एंड हियर लाइक जो आपने एलिमेंट लिया है 2x का, तो उसमें ऊपर P नॉट एंड नीचे P नॉट प्लस रो जी 2x भी होगा ना फोर्सेस? हाँ, मतलब अगर कि नेट फोर्स को सब टेंजेंशियली सम करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, इसी का आ जाएगा वेट ऑफ दिस लिक्विड which will be causing the tangential acceleration of the particles along the सर tube. मतलब ऊपर से P नॉट, नीचे से P नॉट प्लस रो जी 2x इनटू एरिया एंड देन mg भी ना उस लिक्विड का. हाँ, मतलब जो है इफेक्टिवली जब देखोगे सबमिट बेसिकली सबको टेंजेंशियल डायरेक्शन में ब्रेक करोगे, है ना? यस सर. टेंजेंशियल डायरेक्शन में dm लिखोगे dm into at, तो सबका टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब करोगे ब्रेक तो यही बच जाएगा. ओके सर. हाँ. चलो गाइस, फिर अभी मेरा लेक्चर है, फिर और एक 9-10 o'clock. सर एंड वो जो 16 का था एक्चुअली वो करेक्ट है, वो उधर 4 पाई बाहर निकाला उन्होंने, 4 पाई अंडर रूट ऐसे दिया है, तो वो लाइक आंसर आ जाता है क्यों में. ओके जय, हाँ देखो जय, ये वाला शायद तुम्हारा वो 2 पाई मतलब आपने 2 पाई के फॉर्म में लिखा है, उन्होंने लाइक रूट के अंदर 2 into 2 divided by 2 कुछ करके वो 4 पाई किया. got it. Thank you. ओके हाँ. इसको ऐसा करना, हाँ शायद वही बोल रहा है, करेक्ट. हाँ, और फिर 2 को अंदर ले जाने को बोल रहा है, करेक्ट. हाँ ठीक है गाइस. चलो गाइस, बाकी डाउट्स फिर अगले पार्ट में कर लेंगे ना. हाँ, नेक्स्ट वीक वी हैव कंप्लीट. चलो, थैंक यू. थैंक यू, बाय ऑल. हाँ, Thank you, sir. थैंक यू गाइस, बाय ऑल.